Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the digestive system in human. मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे पर चर्चा करेंगे हम। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और पाचक ग्रंथियां आती हैं। ये हमने लिखा है यहाँ पर। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और पाचक ग्रंथियां आएंगी। इसको इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और इसे डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, अब पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम देख लें कि ये 5 चीजें मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं। भाई पाचन क्रिया करवानी तो सबसे पहले भोजन को हम ग्रहण करेंगे और इस भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम अंतर ग्रहण कहते हैं या इंजेशन कहते हैं। ठीक, इसके बाद पाचन क्या होता है? जटिल और अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड फूड मटेरियल को सिंपलर फूड मटेरियल में चेंज कर देना, यह डाइजेशन या पाचन कहलाया करता है। अच्छा, अवशोषण क्या होता है? जो पचा हुआ भोजन होता है उसको छोटी आंत द्वारा खींच लेना। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को छोटी आंत द्वारा खींच लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण क्या होता है? पचित भोजन जो होता है वो जीव द्रव्य में मिल जाता है और जीव द्रव्य में मिल करके फिर अपना वो विभिन्न कार्य करता है, जैसे प्रोटीन बनाना है और ऊर्जा बनाना, जो टूट फूट हो गई उसकी मरम्मत करना, ये सब। बहिक्षेपण क्या होता है? जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिक्षेपण या इजेशन कहते हैं। ये 5 प्रक्रियाएं हैं। अब हम चालू करते हैं पाचन तंत्र को पढ़ना, या एनसीईआरटी में हेडिंग दी हुई है मानव में पोषण। मानव में पोषण कैसे होता है तो वो अब आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम आहार नाल को देखें तो मनुष्य की आहार नाल जो होती है वो अत्यंत कुंडलित होती है। सीधी पाइप जैसे नहीं होती, जैसे पाइप है, ये अत्यंत कुंडलित हुआ करती है, जैसे सांप कुंडली बनाए बैठा रहा करता है। तो ये जो आहार नाल होती है ये सीधी नहीं होती, कुंडलित होती है। ठीक, अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। एनसीईआरटी में लंबाई नहीं दिया हुआ है, हम अपने मन से आपको बता रहे हैं कि इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। और कहां से कहां तक होती है? तो ये मुंह से गुदा तक होती है, माउथ से एनस तक होती है ये। ठीक, अब क्या है? अब आइए एक एक करके हम देखते हैं। ये हेडिंग हमने अपने मन से बना दिया, एनसीईआरटी ने इकट्ठा लिख दिया है सब चीजें। ठीक, तो पहला हम चालू करते हैं मुंह या मुख गुहा। ठीक, एनसीईआरटी ने माना है कि जो मुंह है वही मुख गुहा है। आगे चल करके हम देखते हैं कि मुंह हम इस दरार को कहते हैं। ये जो दरार है जो चिरा हुआ है यहाँ से, इसको हम माउथ कहते हैं। और जब मुंह फैलाते हैं हम तो अंदर जो गुहा है उसे हम मुख गुहा या बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें दांत और जीभ 2 चीजें होती हैं। दांतों की सहायता से भोजन को कचरा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े अणु होते हैं, उनको छोटे छोटे अणुओं में कचरा जाता है उसको। ठीक, ताकि पाचन आसानी से हो जाए। जीभ वहां पर होती है। जीभ क्या काम करती है? तो जीभ का काम होता है लार रस को भोजन में मिला देना, ताकि भोजन अंदर जाने पर कोई कठिनाई पैदा ना करे, आसानी से भोजन आहार नाल के भागों पर खिसकता चला जाए। अब यहाँ पर हमने दांत के बारे पर भी डिटेल में है, लेकिन एनसीईआरटी ने केवल दांत के बारे पर इतना बताया है। हम ये बता रहे हैं कि दंत सूत्र भी एग्जाम में आपके पूछा जाया करता है कि मानव का दंत सूत्र बताइए। तो 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुणे 2 बराबर 32, ये मनुष्य का दंत सूत्र होता है। इसको आप लोग याद कर लेना। 32 दांत होते हैं मनुष्य पर, और जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर 20 दांत होते हैं। उनको हम दूध के दांत कहते हैं और इनको हम स्थायी दांत कहते हैं। ठीक, अब क्या है? अब इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए भोजन को क्या होना चाहिए? अंदर जाना चाहिए, अंदर खिसकना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ये हमने लिख दिया यहाँ पर कि भोजन धकेलने के लिए जो अंदर आहार नाल में क्रिया होती है, जो गति होती है, उसको हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ठीक, अब ये आपने देखा कि मुख गुहा हो गई, इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख
गुहा पर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है लाला ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, तो लार ग्रंथियां या लाला ग्रंथियां एक ही हैं। इनको इंग्लिश में हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। यहां से लार रस निकलता है और लार रस में महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लार एमाइलेज कहते हैं। इसे टाइलिन भी कहते हैं। ठीक, अब टाइलिन क्या करता है, ये मंड को शर्करा में बदल देता है। जब मंड को ये शर्करा में बदल देगा तो एक प्रक्रिया होती है पाचन की जो कार्बोहाइड्रेट में होती है। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि रोटी को बहुत देर तक जब चबाते हैं तो मीठी क्यों लगने लगती है। तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम मंड कहते हैं। और जब उस पर लार क्रिया करता है तो कहाँ बदल जाता है, शर्करा में बदल जाता है। तो शर्करा कैसी होती है, मीठी होती है। इसीलिए रोटी को जब बहुत देर तक चबाओ तो रोटी मीठी लगने लगती है। ओके, तो ये पूरा मुख गुहा के बारे पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो ग्रसिका आती है। ग्रसिका कहाँ पर है, ये देखिए ग्रसिका है। इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो यहाँ से भोजन ग्रसिका में आता है। याद रखना, ग्रसिका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ पर भोजन क्या होता है, केवल नीचे की ओर खिसक जाया करता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिखा है क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन अमाशय में आ जाता है। ये देखिए यहाँ से भोजन अमाशय में आ जाएगा और यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है, ये याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट या मंड का पाचन कहाँ से, मुख गुहा से प्रारंभ होता है। अब आइए अमाशय या स्टमक पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में बाईं तरफ स्टमक या अमाशय होता है और ये एक बृहद अंग है, बड़ा अंग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा क्षेत्र होता है ये। और ये अगर कभी पूछा जाए कि आकार इसका कैसा होता है तो ये जे शेप्ड होता है। इसका आकार जे शेप्ड रहा करता है, अंग्रेजी के अक्षर जे के तरीके का रहा करता है। और भोजन के आने पर यह और फैल जाया करता है। आप देखते हो जब भोजन अंदर जाता है तो पेट थोड़ा सा फूल जाता है। ठीक, ये भोजन आने पर फैल जाता है। यहाँ पर क्या मिलेंगी, यहाँ पर जठर ग्रंथियां मिलती हैं जिनसे जठर रस निकलता है। और जठर रस में तीन चीजें पाई जाती हैं, HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या करता है, ये भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। क्यों, क्योंकि लार का pH 7.4 होता है, हल्का क्षारीय भोजन रहता है वहां पर, तो उसको अम्लीय माध्यम देना। क्योंकि ये जो एंजाइम है पेप्सिन, ये अम्लीय माध्यम पर ही क्रिया करता है, इसलिए ये भोजन क्या, ये HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। फिर पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाया करता है। और श्लेष्मा क्या करता है, ये अमाशय की जो आंतरिक स्तर होता है उसकी सुरक्षा करता है। ये जो अमाशय का आंतरिक स्तर यहाँ पर देख रहे हैं, ये कहीं HCl के प्रभाव से विघटित ना हो जाए, इसलिए श्लेष्मा यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक, अब आती है बात स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये बड़ी होती है, लंबी होती है। ठीक, लंबी होती है, इसको हिंदी में क्षुद्रांत्र कहते हैं। और ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक, चौड़ा नहीं कह रहे हैं, सबसे लंबा भाग होता है आहार नाल का। और क्या होता है, अत्यंत कुंडलित रहती है, इसलिए ये थोड़े से स्थान में आ जाती है। अगर इसको खींचा जाए तो 9 मीटर लंबी हो जाएगी पूरी, यहाँ से आहार नाल मुख से गुदा तक 9 मीटर है। अब कुंडलित होने की वजह से कम स्थान में व्यवस्थित होती है। और याद रखना, शाकाहारी की जो क्षुद्रांत्र होगी वो बड़ी होती है, एनसीईआरटी ने लिखा है इसको। मांसाहारी की या कार्निवोर की जो आहार नाल होगी, वो सॉरी जो छोटी आंत होगी, क्षुद्रांत्र होगी, वो क्या होती है, बड़ी हुआ करती है। ठीक, नहीं, ये शाकाहारी की बड़ी होती है और मांसाहारी की छोटी होती है। शाकाहारी की जो क्षुद्रांत्र होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, और मांसाहारी की क्या होगी, छोटी होगी। ठीक, अब यहाँ पर छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ये क्या होता है, पूर्ण पाचन स्थल है। मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पूरी तरीके से पच जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि मतलब जो भोजन है उसका पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन जो होगा वो हमारी क्षुद्रांत्र में हो जाता है। ओके, अब क्षुद्रांत्र के प्रारंभ में आप देख रहे हैं, क्षुद्रांत्र यहाँ से चालू हो जाती है। इसके प्रारंभ में 2 ग्रंथियां पाई जाती है, एक को यकृत कहते हैं और एक को अग्न्याशय कहते हैं।
यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यहाँ से क्या निकलता है, पित्त रस निकला करता है। लेकिन पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये फिर क्या करता है, जो पित्त रस होता है वो वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इस घटना को हम वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। वसा जल्दी पच जाती है इससे। अच्छा, पित्त रस यहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन संचित कहाँ पर रहता है, तो पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पित्त रस निकलता कहाँ से है और संचित कहाँ पर रहता है। तो पित्त रस लिवर या यकृत से निकलता है और पित्ताशय या फिर गाल ब्लैडर में ये संचित रहता है। ठीक, और इसके बाद फिर क्या बात है, इसके बाद अग्न्याशय का नंबर आता है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है और अग्न्याशयी रस में दो प्रकार के एंजाइम मिलेंगे, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और जो लाइपेज होता है वो इमल्सीकृत वसा को पचाता है, जो अभी ऊपर यकृत के द्वारा इमल्सीकरण हुआ है। ठीक, इसके बाद और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आंत की दीवार पर आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। आंतरिक ग्रंथियों से आंतरिक रस निकलता है और यहाँ पर ढेर सारे एंजाइम पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने वाले, वसा को भी पचाने वाले और प्रोटीन को भी पचाने वाले कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट को काहे में बदल देंगे, ग्लूकोज में बदल देते हैं। वसा को काहे में बदल देंगे, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। प्रोटीन को काहे में बदल देते हैं, अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पचित पदार्थ कौन सा है, तो ग्लूकोज। वसा का या लिपिड का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, इंग्लिश में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन का पचित भोजन कौन सा होता है, अमीनो अम्ल। ठीक, तो इस प्रकार से ये पाचन पूरा हो जाता है। और क्षुद्रांत की आंतरिक परत पर दीर्घ रोम या रसांकुर पाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, तो क्षुद्रांत की जो आंतरिक परत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक परत पर ये रसांकुर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस, जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस होगी, अवशोषण सतह जो होगी, उसको ये बढ़ा देता है। अब बृहदांत्र में क्या होता है, बड़ी आंत होती है, ये बृहदांत्र है, यहाँ से चालू हो गई है। और बृहदांत्र में जल का अवशोषण होता है और कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ से अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मल द्वार के द्वारा। यहाँ पर मलाशय होता है, मलाशय में कुछ देर तक संचित रहता है और फिर मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर एक रचना बनी हुई है, इसको वर्मी फार्म अपेंडिक्स, ठीक, या क्रमी रूप परिशेषिका कहते हैं। ये सेलुलोज के पाचन के लिए होती है। ये एक अवशेषी अंग है, याद रखना। पूछा जाता है आहार नाल में कौन सा अवशेषी अंग है, तो आहार नाल में ये क्रमी रूप परिशेषिका ये जो होती है ये अवशेषी अंग होती है। ठीक, अग्न्याशय को क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो ये आप पूरा देख चुके होंगे। ये पूरा मानव में पोषण के बारे पर था या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे पर था। संभवतः आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।